हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का तगड़ा वाला एकदम पेपर सर, पूरा पूरा चपुआ वाला सर पेपर है। पूरे पेपर का सर हम आपको सॉल्व देने वाले हैं, जी हाँ। और ये जो सर पेपर आपके 24 फरवरी के दिन एकदम तगड़ा वाला सर गेस्ट पेपर है, जी हाँ, ये गेस्ट पेपर है सर। आपके पेपर में एकदम छपने वाला 24 फरवरी के लिए सर। और सारे टॉपिक के सर पेपर हैं, यानी मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं सभी का है, संपूर्ण सोल्यूशन होने वाला है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज, अभी तक आप महाभारत बैच के वो 7 सेट नहीं तैयार किए हैं तो सभी 7 सेट तैयार करिए, साइंस वाले और आर्ट वाले का तो जितने भी सेट आपके बन सकते हैं वो सारे सेट वहां पे मैंने दिया है। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 101 रुपए में सर जी। सर इतनी गारंटी है महाभारत बैच की, कल पेपर है, आज आप सारे सेट रट लो, 7 सेट चले जाओ पेपर देने, तो सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक। बाकी यूट्यूब के सर सारे वीडियो देख लो, काम खत्म। समय सर 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर पेपर मिलने वाला है। पूर्णांक जो रहेगा सर 100 नंबर का। पास होने के लिए सर 33 नंबर की सर जरूरत पड़ेगी आपको। सर कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? 33 नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा सर जी? आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे सर जी अपना क्या, खंड क की। जो खंड क आपका रहने वाला है यह आपका सर 50 नंबर का रहेगा। सर कितने नंबर का रहेगा सर? 50 नंबर का आपका खंड क आपका रहने वाला है, मतलब 50 नंबर, ठीक। अब यहाँ पे जो सर इसका पहला प्रश्न शुरू होगा यह बहुविकल्पी से शुरू होगा। पहला और दूसरा सर 10 नंबर क्या रहने वाले? बहुविकल्पी रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। तो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्र है सर इसका नाम है ब्राह्मण। क्या है सर ये? ब्राह्मण जो है ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है सर जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सर कौन है? यह बाणभट्ट की आत्मकथा के क्या है सर जी? लेखक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अशोक का फूल किस विधा की रचना है सर ये? अशोक के जो फूल है यह एक निबंध संग्रह है। सर किसका है? किसका है? अशोक का फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार। तो भारत दुर्दशा जो नाटक रचनाकार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। या प्रताप नारायण मिश्र, दो ऑप्शन है तो यहाँ पे सही ऑप्शन यही होगा, ठीक। अगला यहाँ पे आपका अंगा वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो सर जी कहानी में भी है काल्पनिक प्रसंगों का स्थान, नाटक में भी है, उपन्यास में भी, बट आत्मकथा में सर काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। अगला यहाँ पे है दूसरे का, हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना किसने की? मतलब कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना सर कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा। जो चांद का मुंह टेढ़ा है यह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचनाओं में से एक है। कौन सा सर जी? चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हरिऔध का पूरा नाम क्या है सर? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए पेपर में आ रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे का पूरा नाम आ जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषता है सर? प्रकृति चित्रण जो है यह छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला घ नंबर वाला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सर जी? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक है सर? अज्ञे जी जो है यह तार सप्तक के संपादक माने जाते हैं। किसके भैया? तार सप्तक के संपादक माने जाते हैं। अगला यहाँ पे आपका सर गद्यांश आएगा। जो गद्यांश आने वाला है सर 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा सर? 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। गद्यांश है कि यहाँ पे, यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर क्या होगा सर? कुठाराघात होगा, ठीक। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का आपको नाम बताना है। मतलब उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर गद्यांश के लेखक का जो नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। क्या है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। और इसके पाठ का नाम क्या है सर? ये भाषा और आधुनिकता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाषा शब्द आया हुआ है, तो समझ लीजिए कहाँ से लिया गया सर? भाषा और आधुनिकता शब्द से लिया गया है। कोई डाउट किसी को तो बताइएगा। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में यार कुछ करना नहीं होता कर जो, अरे केवल केवल क्या होता है कि जिसके नीचे लाइनिंग की गई होती है ना उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या बन जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? ये है यहाँ से यहाँ तक कि यदि यह नवीनीकरण कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमाग की
कसरित ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती, भाषा गतिशील नहीं होती। अब इसी को आपको लिख देना है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख देंगे लेखक का कहना है कि भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए गए प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है, वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चिरस्थायी होती है। भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्त का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद क्या होता है सर जी? स्थापित होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कुठाराघात का आशय क्या है? मतलब कुठाराघात से मतलब क्या समझते हैं? तो कुठाराघात का आशय बहुत हानि पहुंचने वाला कार्य होता है। ठीक। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है जो है वो आपका घ वाला है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भाषा का सीधा संबंध जनता व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है, क्योंकि जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है, वह उतनी ही अधिक जीवंत और क्या होती है? चिर अस्थायी होती है। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, क्या है? लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? यहाँ पे लिखेंगे नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर उसके पीछे के उद्देश्य पर क्या होगा सर? कुठाराघात होगा। क्या होता है? कुठाराघात होता है। ठीक। अगला सर यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न है। चौथा वाला प्रश्न क्या है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जी 10 नंबर का है। सर पद्यांश क्या है? समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का यह पहवार आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार बनो संस्कृति में मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यहाँ आप लिखेंगे प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धामनु है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना है सर, इसी को आपको मतलब जहां पर लाइन खिंची हो उसी का आपको क्या लिखने देना है सर जी? उसी का अर्थ लिख देना है हिंदी में। वही क्या हो जाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो उपयुक्त पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी की कृति कामायनी महाकाव्य का अंश है और कामायनी में कुल 15 सर्ग दिए गए हैं। अगला है यहाँ पे समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति, संस्कृति में यह संस्कृति में कौन सा अलंकार है? तो समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है संस्कृति और उत्सर्ग शब्दों का अर्थ बताइए। संस्कृति और उत्सर्ग शब्दों का क्या अर्थ होता है? यहाँ आप लिखेंगे संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संसार होता है, जगत विश्व और जग होता है। और उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है सर? त्याग होता है। क्या होता है? त्याग होता है। अगला यहाँ पे आपका 5 का क प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। कौन कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 3 पेपर में आएंगे, किसी एक का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है वो लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। अगर यही आपका आर्ट होता, साहित्यिक हिंदी होता, तो वहाँ पे जीवन परिचय लिखना होता है। बट ये सामान्य हिंदी है साइंस वालों का, तो यहाँ पे लिखना है आपको क्या सर जी? ये लिखना है यहाँ पे साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था? श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल परीक्षा पास किया और वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की इन्होंने उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने वर्ष 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के क्या रहे सर जी? निदेशक के रूप में रहे और 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या बने सर जी? अध्यक्ष बने। और 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हो गए सर जी? परलोकवासी हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं सर क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह है, अशोक का फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, विचार प्रवाह है, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ठीक। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, साहित्य सचर, साहित्य साधना इत्यादि है। उसके बाद लिखेंगे साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृति साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया और कबीर, सूर
तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की और उनके धर्मों और मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर मनन और क्या किया था इन्होंने सर जी चिंतन भी किया था। ठीक, उसके बाद अगला सर जी एक जब आप लेखक का लिख लेंगे तो आएगा सर कवि का। अब देखिए सर कवि में क्या क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले। अधिकतम शब्द 80 शब्द देना है, 5 नंबर का है। रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैथिली शरणगुप्त हैं और सुमित्रानंदन पंत है, ये 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं किसके बारे में सर जी, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। क्या लिखेंगे इसमें, साहित्यिक परिचय लिखा, जीवन परिचय डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इन्होंने 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त किया और रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया। अब इनका सर साहित्यिक परिचय में क्या लिख सकते हैं, इनका साहित्यिक परिचय में लिख सकते हैं, हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने प्रगतिवादी कवियों में से सभी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इनके प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख है, जैसे रेणुका, ओंकार, रसवंती। उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की चेतनाएं हैं। उन्होंने सौंदर्य, प्रेम राष्ट्र, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर उन्होंने काव्य रचना की है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जैसे रेणुका है, हुंकार है, धूप छाया है, बापू के इतिहास के आंसू है, रसमृति है, नीम के पत्ते, मगध वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम चक्रवाल, नए सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला कवित्त, हाँ, मृत्यु तिलक, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम, दिल्ली बरदोली विजय, सीपी और शंख, धूप और छांव, रासाम धेनी, रेती के फूल, विद्रोह, शिक्षा, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि इनके काव्य रचनाएं हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद छठा वाला प्रश्न है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक, अधिकतम जो यहाँ पे शब्दों का इन्होंने यूज किया है वो 80 शब्दों का इन्होंने यूज किया है आंसर को देने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य। क्या लिखेंगे सर जी, बहादुर कहानी का उद्देश्य। इसमें क्या लिखेंगे बहादुर कहानी के उद्देश्य में, अमरकांत द्वारा कृत बहादुर कहानी का उद्देश्य समाज की विद्रूपता और उसके चेहरे चरित्र का सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप से किसे दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विजित करना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं राष्ट्र का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार से भर देता है। लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार घरों से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकरी पर रखता है। निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर क्या करता है सर जी, मारता पीटता है। और ये क्रियाकलाप मध्यम परिवारों की शोषक मानसिकता को अभिव्यक्त करते हैं तथा बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यम वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण की निष्कृष्ट श्रृंखला को छुपाए रखते हैं, यही प्रकट करना इस कथा का क्या सर जी उद्देश्य है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। पहला यहाँ पे मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। या आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। फिर सत्य की जीत है, फिर रश्मि रथी है, त्यागपति है, आलोक वृत्त है, तो आप अपने जिले के अनुसार करिएगा। ठीक ना, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, या आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका खंडखा आएगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। परिवर्तन बैच का एक सेक्शन मैंने बनाया, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद खंडखा जो आएगा ये आपका 50 अंकों का होने वाला है सर, 50 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, 8 का क। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए, 7 नंबर का है। कहाँ से कहाँ तक है, अस्य निर, निर्माणाय से लेकर कहाँ तक, आ, मालवीय तक है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है मालवीय। अब जब मालवीय शब्द आया तो कहाँ से लिया गया, महामना मालवीय से लिया गया है। जब ये संस्कृत वाला होता तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये संस्कृत वाला खुद से करिएगा। ये यहाँ पे सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, उद्धृत है। हिंदी अनुवाद करेंगे कि शिक्षा से ही राष्ट्र का समाज में नव प्रकाश का उदय। श्री मालवीय जी ने
वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और इस महाज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारकशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना क्या किया सर, ये आरंभ कर दिया। ठीक, अगला यहाँ पे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। कहाँ से कहाँ तक है सर ये? वज्रादपि कठोराणि मृदुनी कुसुमादपि से लेकर कहाँ तक सर जी अपना यहाँ पे है विज्ञात महर्षि तक है। यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे सर। संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से क्या है त्वरित है। इनका हिंदी में अनुवाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, वह कठिन परिस्थितियों और विपरीत स्थितियों में वज्र की तरह कठोर हो जाते हैं। वे जितने कठोर होते हैं उतने ही विनम्र और सहृदय भी होते हैं। और अपने इन्हीं गुणों के कारण सज्जन व्यक्ति क्या है, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं। उसके बाद नवां प्रश्न है। नवां प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध, पानी का पानी, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे यहाँ पे? भीगी बिल्ली बनना अर्थात डर के मारे चुप रहना। वाक्य प्रयोग, रमेश ने पुलिस को देखा तो वह भीगी बिल्ली बन गया। हाथ पीले करना यानी कि विवाह करना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपने तो रानी के हाथ पीले कर दिए और हमें कहा तक भी नहीं। उसके बाद अगला यहाँ पे तीसरा वाला है, क्या है सर ये? दूध का दूध पानी का पानी हो करना यानी कि उचित निर्णय करना। वाक्य प्रयोग, रमेश मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, सच सच बताओ नहीं तो मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। अगला यहाँ पे आंख का अंधा नाम नयन सुख अर्थात गुण के विपरीत नाम का होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे सर जी? इसका नाम सुरुली है पर आवाज इतनी भद्दी है, इसे कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। उसके बाद आपका क्या सर जी? अपठित गद्यांश आएगा। तो ये मैं आपको एक वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें करवा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक, अगला यहाँ पे आपका है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। द्रव्य और द्रव्य, तो द्रव्य मतलब क्या होता है आपका? तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। और द्रव्य मतलब क्या होता है? कोई ना कोई पदार्थ यानी कि वस्तु होती है। तो तरल पदार्थ और धन, धन क्या है? एक वस्तु है। योग्य बिल्कुल भी नहीं है, धान्य दया नहीं, यही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। अगला यहाँ पे हरि और हर, तो हरि मतलब क्या होता है? विष्णु होता है, और हर मतलब क्या होता है? शंकर यानी कि शिव होते हैं। कौन होता है भैया? शिव होते हैं, महादेव। अगला यहाँ पे आपका है ख वाला, क्या है सर यहाँ पे ख वाला? कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तात, तीर और कुल, हम तीनों के लिखेंगे। तात मतलब पूज्य व्यक्ति और पिता होता है, कुल मतलब परिवार, और क्या होता है सर ये? समूह होता है, और तीर मतलब बाण, और क्या होता है? किनारा होता है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके आपको लिखना है। क्या है? जिसके भीतर हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो उसको हम लोग समतापी कहते हैं। पीने की इच्छा रखने को हम लोग पिपासु कहते हैं। जो पीने की इच्छा रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिपासु के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे लिखना है अगला, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, कृपया करके मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे उसका राइट वाला आंसर, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमती है, कृपया मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कानपुर एक औद्योगिक क्या है? नगर है। उसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा। 12 का क क्या है यहाँ पे? श्रृंगार अथवा करुण रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है सर? शोक होता है। परिभाषा क्या हो जाएगा? शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति करता है। उदाहरण के लिए क्या है इसका? विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी ना अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक, ख वाला यहाँ पे है। ख वाला क्या बोल रहा है सर जी? अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। तो सर अनुप्रास अलंकार क्या है? जब काव्य में समान वर्ण बार बार आते हैं तो वहां स्वर समान हो अथवा असमान हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। वो उदाहरण के लिए तरनी तनुजातर तमाल तरुवर बहु खाए। स्पष्टीकरण लिखना तो लिख सकते हैं कि उपयुक्त काव्य में तव वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है।
उसके बाद ग वाला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित उदाहरण दिए। सर दोहा छंद क्या होता है? दोहा अर्ध समात्रिक छंद है। यह 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंदर में क्या होता है? लघु और गुरु होता है। उदाहरण के लिए मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, राधा नागरी सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होई। उसके बाद अगला यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 13 नंबर, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें आपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा में अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यहाँ आप लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे सर जी? उत्तर, सेवा में श्री प्रधानाचार्य जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय, विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु एक पत्र। फिर आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर जी? महोदय, आपको सूचित करना मेरी गहरी चिंता है कि हमारे विद्यालय के कंप्यूटर में कुछ समस्याएं हो रही हैं और कई कंप्यूटर में बूटिक और सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अ, जिससे छात्रों को विद्यार्थी जीवन में कठिनाइयां हो रही हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं। क्या हम शीघ्रता से कुछ नए कंप्यूटर को खरीदने पर विचार कर सकते हैं, ताकि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को बिना किसी अवरोध के ही अच्छी तकनीकी सुविधाएं मिल सके? आपकी कृपा होगी। फिर धन्यवाद, भवदी अवसर डालेंगे, कक्षा और वर्ग रोल नंबर डालेंगे, काम खत्म हुआ, ठीक। उसके बाद लास्ट आपका आएगा जो यहाँ पे 9 नंबर वाला आने वाला है, वो आपका आएगा सर जी निबंध लेखन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरे प्रिय साहित्यकार, यानी कि आप कवि का या फिर आप लेखक का, किसी का भी यहाँ पे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, आपको नंबर तगड़ा वाला मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, भारत में कृषि क्रांति, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो ये रहा आपका सर सामान्य हिंदी तगड़ा वाला एकदम पेपर सर, एकदम फंसने वाले क्वेश्चन यहाँ पे गेस्ट पेपर मैंने आपको दिया है, और वो भी आपके 24 फरवरी के लिए। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, महाभारत बैच के सारे सेट आप हट के जाइएगा। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं केमिस्ट्री फिजिक्स तगड़े वाले सर सेट दिया हूँ कसम से, हर एक क्वेश्चन फंसेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर वहां से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।